आप पिछले 4 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, यूपीएससी निकालना है। दोस्त यार, भाई बहन, घूमना फिरना कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई। क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए, आपको ऑफिसर बनाने के लिए आपके माँ बाप ने एक बहुत बड़ा कर्जा लिया है। अगर पेपर नहीं निकला तो क्या होगा? लोगों को क्या जवाब दूंगा? माँ बाप को क्या बोलूंगा? खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगा? और कर्जा, वो तो कभी उतर ही नहीं पाएगा। क्या होगा? डर गए? वैसे सही भी है, क्योंकि आज हर 10 यूपीएससी देने वाले बच्चों में से 7 बच्चों की यही कहानी है। कभी सोचा है क्यों? आजकल आप लोग अक्सर न्यूज में देखते होंगे कि हिंदुस्तान के किसी छोटे से जिले में सब्जी बेचने वाले का लड़का यूपीएससी क्रैक कर लिया है। यहाँ तक कि कुछ माँ बाप तो ऐसे भी है जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया ताकि उनका बच्चा यूपीएससी निकाल पाए। जमीन नहीं है, क्या करेंगे? जब बेटा को नौकरी ही नहीं रहेगा, कमाएंगे तो जमीन लेके क्या करेंगे? पर क्या आपको पता है कि हर साल 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, पर एक्चुअली में सीटें कितनी है? मुश्किल से 1000। इसका मतलब है सक्सेस रेट सिर्फ 0.1% है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप चक्रव्यूह में रह जाओ। I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. पर अगर आप यूपीएससी को लेके लोगों में क्रेज देखोगे ना, तो बेहिसाब क्रेज है। और जहाँ क्रेज ज्यादा होता है ना, वहीं पर बिजनेस होता है। साल 2017 में दिल्ली का एएलएस कोचिंग सेंटर ये क्लेम करता है कि 990 बच्चे जो इस साल यूपीएससी निकालकर सिविल सर्विसेज में गए हैं ना, उनमें से 244 हमारे इंस्टीट्यूट से थे। फिर उसके बाद वाजीराम एंड रवि और बाकी इंस्टीट्यूट्स भी ये क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने भी 400 से ज्यादा सिलेक्शंस करवा दिए हैं। और इसके बाद एक अलग ही आता है चाणक्य, जो कहता है कि 990 में से 355 तो मेरे बच्चे हैं। तो इनसे मैं कहना चाहूंगा, यूपीएससी छोड़ो, मैथ्स पढ़िए, क्योंकि इनके क्लेम करे नंबरों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो जितनी सीट्स नहीं है उससे ज्यादा तो इन्होंने ऑफिसर्स बना दिए हैं। आज की डेट में एक छोटे से छोटा यूपीएससी कोचिंग सेंटर भी 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ले लेता है। यहाँ तक कि लोगों को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए भी ना 50-50 हजार रुपए तक एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं। और ये सालों से चलता आ रहा है, जिस वजह से आज हमारे देश की कोचिंग इंडस्ट्री 58,088 करोड़ की बन चुकी है। लेकिन जरा सोच के देखो कि मार्केट में इतनी जबरदस्त प्राइवेट जॉब्स होने के बावजूद भी आज लोग यूपीएससी के पीछे इतना ज्यादा क्यों भाग रहे हैं? आखिर यूपीएससी निकालकर ऐसा क्या मिलता है जो और कहीं नहीं है? तो देखो, अगर आपको इस चीज को समझना है तो पहले समझते हैं कि आखिर यूपीएससी की शुरुआत कहां से हुई। हमारे हिंदुस्तान में जो मॉडर्न डे सिविल सर्विसेज की नींव है ना, वो दरअसल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रखी थी। और एकदम स्टार्टिंग में ना, कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने मन मुताबिक लोगों को नॉमिनेट कर देते थे कि ये सही लग रहा है, इसको ऑफिसर बना देते हैं। और वहां से फिर उन लोगों को लंदन के हेलीबर्ग कॉलेज भेजा जाता था, जहां पर उनको ट्रेनिंग देके वो वापस इंडिया आते थे। पर फिर ये खेल बदलता है साल 1854 में, जब थॉमस बैबिंगटन मैकॉली, ये आदमी ब्रिटिश पार्लियामेंट को एक डेटा रिपोर्ट सबमिट करता है। ये जो रिपोर्ट थी, इसमें ये रिकमेंड किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ना पैट्रोनेज बेस्ड सिविल सर्विस की रिक्रूटमेंट की बजाय एक मेरिट बेस्ड सिविल सर्विस की रिक्रूटमेंट करनी चाहिए। आसान भाषा में, अपनी फील्ड के मुताबिक लोगों को भर्ती मत करो, जो सच में लायक है ना उसी को लेके आओ। पर वो लायक है या नहीं, ये पता कैसे चलेगा? पेपर देखिए। और ये सुनकर सबने कहा, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो यहाँ से शुरुआत हुई इंपीरियल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की। और 1855 में पहला एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है, जो कि लंदन में करा गया। और ये पेपर सिविल सर्विस कमीशन के लिए लिया गया। अब ये जो एग्जाम था, इसमें 18 साल से लेकर 23 साल के बीच के मेल कैंडिडेट्स, ये सारे लोग इस एग्जाम में बैठ सकते थे। मगर उस वक्त पर इस एग्जाम का जो सिलेबस होता था ना, वो यूरोपियन क्लासिक्स के ऊपर बेस्ड था। इसलिए इंडियंस के लिए ना इस एग्जाम को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल था। पर 1864 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, वो इस देश के पहले सिविल सर्वेंट बनते हैं। अब इसके बाद ना अगले 50 साल तक हम हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर्स को बहुत अपील किया कि ये जो एग्जामिनेशंस है, इनको लंदन की बजाय इंडिया में भी कंडक्ट किया जाए। पर यहाँ पे एक दिक्कत थी, वो ये थी कि अगर ऐसा हो जाता तो बहुत सारे हिंदुस्तानी सिविल सर्वेंट बन जाते, और ये तो अंग्रेजों को बिल्कुल मंजूर नहीं था। अब ये ना वो वक्त आ चुका था जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुकी थी, जिसके बाद ना मॉन्टेग शेमफोर्ड रिफॉर्म्स, इसके अंदर ये सजेस्ट किया गया कि जो आईसीएस के एग्जामिनेशंस है ना, उनको अब भारत में कराया जाए, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको देश चलाने में आसानी हो। जिसके लिए फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, जहां पर 1922 से पहले इलाहाबाद में और उसके कुछ साल बाद फिर दिल्ली में आईसीएस एग्जामिनेशंस कंडक्ट होने लगे। अब उस जमाने में ना आज की तरह इतनी जॉब्स नहीं होती थी, इसलिए तब के टाइम पर लोगों के पास एक आईसीएस की जॉब हो पाना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और लोगों में आईसीएस बनने का क्रेज बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि बात ये थी कि इंडिया में एग्जाम होने के बावजूद भी ना ज्यादा इंडियंस को इस एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाता था। इसलिए साल 1919 में भी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आईएएस ऑफिसर बनना था ना, तो वो इसके लिए लंदन गए। और 1 साल बाद
जाकर जब उनका रिजल्ट निकलता है ना, तो उनका नाम मेरिट लिस्ट में 4th नंबर पे था। पर उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के लिए काम नहीं करूंगा, इनको तो देश से हटाना है। एंड फाइनली जब 1947 में भारत आजाद होता है, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो बन जाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। और उस टाइम पर जो इंपीरियल सिविल सर्विस थी वो चेंज होकर बनती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि IAS। अब देखो, जो अंग्रेज थे वो तो जा चुके थे, तो अब अगर कोई सिविल सर्विस निकालता है तो वो देश के लिए काम करेगा, जिस वजह से लोगों के मन में जो इंपीरियल सर्विस के लिए क्रेज था ना, वो अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनने के बाद और भी बढ़ चुका था। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है वो मेनली 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला जो स्टेज होता है वो होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको प्रीलिम्स भी कहा जाता है। ये एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जिसमें 2 पेपर्स होते हैं, पहला जनरल स्टडीज का पेपर 1 और दूसरा जनरल स्टडीज का पेपर 2। पर ये जो 2 पेपर्स होते हैं, इनकी तैयारी करने के लिए एस्पिरेंट्स को बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। इसमें कई सारे टॉपिक्स आते हैं। अब देखो, होता ये कि अगर प्रीलिम्स में 10 लाख बच्चे बैठे हैं ना, तो उनमें से सिर्फ 10,000 ही ऐसे होते हैं जो इस एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी को दुनिया के सबसे टफ एग्जामिनेशंस में से एक माना जाता है। अब प्रीलिम्स के बाद आते हैं मेंस, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। और इस एग्जाम का सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स को लंबे लंबे ऐसे लिखने पड़ते हैं जिसके लिए वक्त बहुत कम मिलता है। पर जो लोग ये क्लियर कर लेते हैं उन्हें बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। अब 10,000 में से भी कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ये मौका मिल पाता है, क्योंकि इस इंटरव्यू में ना लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस, आपका एटीट्यूड, इन सारी चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा जाता है तो वो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड। और फाइनल सिलेक्शन होने के बाद इन लोगों को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे भेजा जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि 2 ही तो एग्जाम है और 1 इंटरव्यू, इसकी तैयारी तो घर से भी कर सकते हैं, तो इसमें ऐसा क्या खर्चा है कि लोगों को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ रही है। देखो, ये जितना सिंपल दिखता है ना उतना है नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो घर में रहकर भी तैयारी करते हैं, पर ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो अपनी तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं। जैसे दिल्ली में अगर आप देखोगे तो न्यू राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, ये 2 जगह यूपीएससी के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे एक एक कोचिंग सेंटर एक बच्चे से लगभग 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की फीस चार्ज करता है। और ये सिर्फ एक एग्जाम का है। यहाँ तक कि कुछ कोचिंग सेंटर्स तो ऐसे भी हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी 50,000 रुपए ले लेते हैं, और जो बचे हुए कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 10-20 हजार अलग से। अब यहाँ पे होता ये कि जो एस्पिरेंट दिल्ली के बाहर से दिल्ली में तैयारी करने आया है ना, उसको सिर्फ पढ़ाई का नहीं सोचना, उसको अपने रहने खाने पीने का भी सोचना पड़ता है। और न्यू राजेंद्र नगर में अगर आप जाओगे तो एक छोटे से कमरे का जो मंथली रेंट है वो भी 15,000 रुपए है। अब सोचो, ये सिर्फ 1 साल का खर्चा है। एक जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट 6 बार अटेम्प्ट दे सकता है जब तक वो 32 साल का नहीं हो जाता, और यही अगर ओबीसी कैटेगरी का है तो वो 9 बार दे सकता है जब तक वो 35 साल का नहीं हो जाता। और SC/ST के लिए तो अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं जब तक वो 37 साल के नहीं हो जाते। अब यहाँ पे एक बार आप 1 साल के खर्चे को मल्टीप्लाई करके देखो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के साथ, और जितने सालों तक बच्चे लगे हुए रहते हैं, प्लस उसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ो, तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में यूपीएससी कोई सस्ता गेम नहीं है। और जरा एक बार सोच के देखो कि इंडिया में आखिर ऐसी कितनी फैमिलीज है जो एक्चुअली में ये खर्चा अफोर्ड कर सकती हैं। बहुत ही कम। पर इसके बावजूद भी लोग अटेम्प्ट्स देने में लगे रहते हैं। मतलब सीन क्या है? आईएएस ऑफिसर का काम बहुत आसान होता है क्या, या इनको कुछ ज्यादा ही जबरदस्त सैलरी मिलती है? तो देखो, मैं बताता हूँ, इन दोनों में से कुछ नहीं होता। अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद ना जब किसी कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट होता है तो उसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, अंडर सेक्रेटरी या फिर असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट मिलती है। और ये जो लोग होते हैं ये सब लोग डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंटेड होते हैं, पर इन सबको जो काम करना पड़ता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या फिर नीति आयोग जैसे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ना, उनमें काम करना पड़ता है। फिर एज अ जूनियर स्केल ऑफिसर 4-5 साल निकालने के बाद प्रमोशन मिलता है। और ये होने के बाद या तो ये लोग असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं, या डेप्यूटी सेक्रेटरी, या फिर अंडर सेक्रेटरी। इनमें से कोई एक पोस्ट दी जाती है, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इनमें से कोई एक ही ऐसा होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंचता है, जो कि होती है कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। और अगर आप इनके सैलरी स्ट्रक्चर को देखोगे तो स्टार्टिंग का जो इनका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसके दौरान इनको 33,000 से लेकर 35,000 इसके बीच में ही पैसे मिलते हैं। और अपने करियर की स्टार्टिंग में 7th पे कमीशन की बेसिक सैलरी के हिसाब से जो स्टार्ट होती है वो होती है 56,100 रुपीज पे। और कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो होता है ना, उसकी जो सैलरी होती है वो होती है करीब 2.5 लाख रुपए। पर जो मजेदार बात है वो ये है कि इनको सैलरी के अलावा भी बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट बंगलो मिलता है, डोमेस्टिक हेल्प मिलता है, और ऑफिशियल और पर्सनल यूज के लिए नीली बत्ती वाली गाड़ी भी मिलती है। अब ये सब कुछ सुनकर दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई अगले 35 साल लगाने के बाद भी अगर मेरी जो सैलरी होगी वो करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास ही होगी। मैं कॉर्पोरेट जॉब में तो इससे कई ज्यादा कमा सकता हूँ। देखो, एक्चुअली में ना यूपीएससी का क्रेज इस वजह से नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें बाहर से देखने पर नजर नहीं आती है। क्योंकि देखो, गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा पर्क ये होता है कि अगर कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम नहीं है ना तो नौकरी नहीं जाती है। सस्पेंड हो सकते हो पर नौकरी नहीं जाएगी। मगर प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तो सीईओ तक को कंपनी से निकाल देते हैं। पर जो बंदा यूपीएससी दे रहा है ना, उसकी साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो, जो भी लोग यूपीएससी देते हैं उनमें से कुछ एस्पिरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके घर पर पहले से आईएएस ऑफिसर्स और सिविल सर्वेंट्स हैं। जैसे उनके फादर हो सकते हैं, उनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, या फिर उनके बाकी रिलेशंस में कोई ना कोई हो सकता है। तो ऐसे में ना थोड़ा सा फैमिली प्रेशर रहता है कि मुझे भी निकालना है, मेरे को भी
ऑफिसर बनना है, और अगर मैं नहीं बन पाया तो इज्जत नहीं मिलेगी। पर फिर जो दूसरी कैटेगरी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग होते हैं जो कि इकोनॉमिकली थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड हैं। देखो, आपको, मुझे, हम में से बहुत सारे लोगों को ना बड़े शहरों में रहकर एहसास नहीं होता होगा, पर हमारे देश में अभी भी ऐसी जगह है जहाँ पर कास्ट रिलेटेड इश्यूज एक्चुअली में होते हैं। ये सच में होता है। आज भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर लोअर कास्ट के लोगों को बहुत खराब ट्रीट किया जाता है, और उन सब के लिए ना इस सब से निपटने का, अपनी गरीबी से उभर के बाहर आगे निकल के कुछ करने का ना एक ही तरीका होता है, और वो तरीका होता है यूपीएससी। क्योंकि देखो, यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, बात है पावर की। एक कलेक्टर या फिर एक डीएम के परिवार को परेशान करने से पहले लोग 5 बार 10 बार सोचते हैं। तो बात ये कि अगर उनकी फैमिली में कोई ये कर जाता है तो वहां पर उनकी ऐसी सिचुएशन से निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आज भी कई सिनेरियोज में ना लोगों के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा दबाया जाएगा। और यही कारण है, चाहे पैसे खर्च होते हो, चाहे बच्चे को बाहर भेजना पड़े, माँ बाप अपनी पाई लगा देते हैं बच्चों को ऑफिसर बनाने के लिए, लेकिन लोग इसी बात का आज फायदा उठा रहे हैं अपनी जेब भरने के लिए। ऐसे कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग ग्रुप्स है, और एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो लाखों लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, उनको यूपीएससी का सपना बेच जाते हैं अपने फायदे के लिए। और यहाँ पे सच तो ये कि इन लोगों का फायदा आपको ऑफिसर बनाने में नहीं है, बल्कि आपको ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट्स दिलवाने में है। अब यहाँ पे जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो ये बोलेंगे, तो क्या करूं भाई, तैयारी करना छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। कोई चीज करना अगर मुश्किल है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही नहीं होगी। बस चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली समझो कि यूपीएससी ना एक मैराथन की तरह है जिसमें सालों साल लगते हैं। तो अगर इसमें जीत गए तो बहुत ही सही, लेकिन अगर नहीं भी जीत पाए तो आपके पास एक प्लान होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके यूपीएससी करने की वजह से आपके पेरेंट्स के ऊपर कर्जा है तो बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए एटलीस्ट यूपीएससी के अलावा भी आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए ताकि आप अपनी जिंदगी सस्टेन कर पाओ। और पता है क्या, यहाँ पे भी मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको एक्स्ट्रा इनकम और ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ये लोग आपको बताएंगे कि एक ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसी चीज जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। आप भी पैसे कमा सकते हो, आप भी मेरे जैसा लाइफस्टाइल जी सकते हो। ये सारी चीजें आपके साथ होंगी, और अगर आप इसमें फंस गए तो उसके बाद आपका इस चीज से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानना चाहते हो कि ये सब कुछ आखिर आपके साथ किया कैसे जाता है? तो ये राइट वाली वीडियो देख लेना।